तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 29 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और एमपी पुलिस की जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम चालू करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे हम सबसे पहले जीके जीएस से। देखते हैं जीके जीएस में आज कौन कौन से प्रश्न आए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा मूल रूप से कब समाप्त की गई थी, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर जो है कार्य किए गए थे, इसको रोकने के कार्य किए गए थे, तो ये कब समाप्त की गई थी ये पूछा गया। तो 1829 में सती प्रथा को मूल रूप से समाप्त कर दिया था। मूल रूप का अर्थ क्या होता है, यानी कोई ना कोई एक्ट बना करके समाप्त करोगे तभी तो माना जाएगा। भाई अगर आप कानून बना करके नहीं समाप्त करोगे तो उसको समाप्त नहीं माना जाएगा। तो कानून बना करके जब समाप्त किया गया उसको हम कहते हैं मूल रूप से समाप्त किया गया, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1829। और ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सती प्रथा को कानूनी रूप से 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती विनिमय एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। इसलिए इसको हम मूल रूप कब मानते हैं, 4 दिसंबर 1829 को मानते हैं। ठीक है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से इसको जो है पारित किया था। दोनों लोगों ने मिलकर के इसको पारित करवाया था। इससे पहले भी इसको रोका गया था। कहां पर? इससे पहले स्थानीय स्तर पर बूंदी राजस्थान के रियासत ने 1822 में इसे सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था। मुगल काल में भी अकबर और हुमायूं ने इसे रोकने के प्रयास किए थे, लेकिन मूल रूप से जो पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया? 1829 में, यानी कानून बना करके कब लाया गया? 1829 में लगाया गया था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से लगातार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं। किसी के 82 नंबर है, किसी के 85 नंबर है, किसी के 83-87 नंबर तक भी आए माइनस मार्किंग के बाद में। ठीक है, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे और आज जो प्रश्न भेजे हैं उन भाई का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। जिन लोगों के एग्जाम में अगर 1 से 2 दिन का भी समय बचा है तो अभी भी वो नोट्स परचेज करके और अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। जो नंबर आपके अभी आ रहे होंगे उससे कम से कम 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। क्या क्या मिलेगा इसमें तो वो हम देख लेते हैं। 5 के 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और मैथ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में से पूछे जा रहे हैं। आपको हमने पहले भी दिखा था, प्रैक्टिस सेट नंबर से 2 से 3 जो आपके प्रायिकता वाले प्रश्न थे वो आ गए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से प्रायिकता वाले जो अभाज्य संख्या वाले जो प्रश्न होते हैं वो आ गए थे। तो बहुत सारे प्रश्न छप रहे हैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। लगभग 2000 से 2100 प्रश्न हम जो है करवा चुके हैं एमसीक्यू के तौर पर। वो सारे एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रदान कर दिए जाएंगे इसी जो है नोट्स के अंतर्गत। ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको कितने का 149 का पेमेंट करना है। ठीक है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, घोषणा हो चुकी है, 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा से भर्ती होगी, लेकिन अभी कल ही पता चला है कि पुलिस बोर्ड जो है वो यहाँ पर वर्दीधारी पदों की भर्ती करवाएगा। ठीक है ना। तो जो भी करवाए, हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के, इसमें चाहे पुलिस बोर्ड कराए चाहे एमपीएस भी कराए, सब आप यहां पर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि यहां पर हम बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देने वाले हैं जो आपके सामान्य अर्हता वाले परीक्षा में आने वाले हैं। क्या क्या आएगा देखिए, एमपी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके जीएस, मैथ और कंप्यूटर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 199 रुपए में। समय कम बचा हुआ है क्योंकि जैसे ही भर्ती बोर्ड बन गया, जुलाई में भर्ती बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद में तुरंत ये लोग वैकेंसी निकालें क्योंकि सिंगस्त आने वाला है। सिंगस्त से पहले कम से कम 20,000 जो है पुलिस कर्मचारियों की जो है भर्ती करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पंचायत सचिव की वैकेंसी आने वाली है, वो भी आपकी सामान्य अर्हता परीक्षा से ही होगी। एमपीएसआई, पटवारी, ये सब सामान्य अर्हता परीक्षा से होंगी। तो सामान्य अर्हता परीक्षा के कंप्लीट नोट सभी सब्जेक्ट के ये आपको मात्र 199 रुपए मिल रहे हैं। कैसे प्राप्त करना है, इसी क्यूआर पर आपको 199 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे आपको नोट सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जिस पर आप जो है ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप और आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, सारी बातें समझ में आपके आ गई होंगी। अब चलते हैं विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ये कब लागू किया गया था आइए इसको देख लेते हैं।
तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था, सही आंसर हो जाएगा 1856 में, है ना। देखो विधवा जो प्रथा थी, मतलब कि जो सती प्रथा थी, सती प्रथा पर रोक तो लगा दी। अब सती प्रथा पर रोक लगने के बाद में क्या हुआ कि जो महिलाएं सती होती, मतलब पहले सती हो जाती थी, लेकिन अब सती प्रथा पर रोक के बाद में हुआ कि भाई वो महिलाएं विधवा कहलाने लगी। तो वही काम हो गया भैया, विधवा लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, समाज में सम्मान नहीं मिलता था, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी या फिर उनके सर मुड़वा दिए जाते थे। तो फिर राजा राम मोहन राय और बाकी लोगों ने सोचा कि यार हमने जिस वजह से सती प्रथा का अंत किया था कि भाई महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके, तो ये तो वही बात हो गई भाई, कोई मतलब ही नहीं निकला। तब फिर क्या किया जाए कि जो विधवा हो गई हैं इनका पुनर्विवाह चालू किया जाए, इनको दोबारा जो है विवाहित किया जाए। इसके लिए एक्ट बनाएंगे जिससे कानून बन जाएगा, तो लोग मानना भी शुरू कर देंगे। मुंह से बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, कानून बन जाएगा तो मानेंगे। सही आंसर 1856 हो जाएगा। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो हिंदू पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में आया था। इसे 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया और यह आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1856 से लागू हो गया था। ऐतिहासिक कानून के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिए। देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखो अब जो प्रश्न आ रहा है ना, वो कथन निष्कर्ष के तौर पर आ रहा है, यानी कथन आपको दिए रहेंगे, फिर कहेंगे पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा पांचवा सही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आप तभी कर सकते हैं इसको जब आपको प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी हो। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको डिटेल में जानकारी दें। इस अधिनियम को लागू करवाने में महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भाई राजा राम मोहन राय ने 1829 में वो वाला काम करवा दिया था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि भाई अब विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू करवाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान था, कानूनी मान्यता इसको जो है कब मिली, 1856 में मिली थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। मसौदा और पारित इस कानून का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया था और इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों ने बहुत सा मतलब कि सारे काम खराब ही किए, कुछ काम अच्छे भी किए थे, लेकिन उसमें भी उनका अपना स्वार्थ था। भाई ट्रेन चलाई किस लिए, जिससे कि हमारे सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच सकें। आज हम कहते हैं हाँ भाई अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी, अपने लिए फायदेमंद हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आज बांधों से प्रश्न पूछे गए मैचिंग वाले, ठीक है। ये मैचिंग करने के लिए आया था, मैच द फॉलोइंग। वैसे आपको पता है आर्टिकल वाली हमने जो है एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने 50 प्रश्न करवाए मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है ना। एक तरफ आर्टिकल है, एक तरफ जो है उसकी कार्य दिए गए हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न कल हमने करवा दिए थे यूट्यूब पर, तो वो आप देख लेना। और उसकी पीडीएफ जो है 25 प्रश्न हमने सॉल्व कराए थे, आपको समझा दिया था, और 25 प्रश्न हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। और उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम पर, उसमें हमने डाल दिया था, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आप वो वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एकमात्र वो पीडीएफ है जो हमने डाल दी है, ठीक है ना। नहीं तो सारी पीडीएफ कहाँ पर मिलती है, नोट्स ग्रुप में मिलती हैं, लेकिन ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम में भी डाल दी है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे मिलाएंगे। हीराकुंड बांध की बात करते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर, टिहरी बांध भागीरथी पर, और जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये तीनों बांध आज आपसे मैच द फॉलोइंग में आए थे। तो हीराकुंड बांध या ओडिशा में महानदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध लंबे बांधों में से एक है, सबसे लंबा नहीं है, ठीक है ना। टिहरी बांध की बात करेंगे, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर की बात करेंगे, गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ यह एक विशाल बांध हो जाएगा, ठीक है। तीनों के बारे में समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 330 का संबंध पूछा। भाई साहब तीसरी चौथी बार ये रिपीट हो रहा है ना, ये ना मान रहा जाने को, ये कह रहा नहीं हम तो आएंगे, है ना। तो देख लो लेवल क्या चल रहा है। यही लेवल आपका एमपी पुलिस में रहेगा सामान्य अर्हता परीक्षा में, और इसी के आधार पर हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। जो क्लासेज स्टार्ट होंगी, आरसीएस का एग्जाम खत्म हो रहा है, 10 तारीख से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी एमपी पुलिस की। देखिए अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है कि जितनी जिसकी जनसंख्या होगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। देखो लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण का आधार फॉर्मूला देखियो क्या है। राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आर्टिकल 332 में बताया गया कि विधानसभा में कैसे जो है आपका जो आरक्षण है वो विधानसभा में कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आर्टिकल 330 यही बताता है भाई एससी और एसटी का कितना कितना आरक्षण रहेगा, ये आर्टिकल 330 बताता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर देखिए ये लोकसभा में बताता है। अब लोकसभा का मतलब जान रहे हो भाई, जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा होंगी, यूपी की विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। आप ये देख ही सकते हैं यूपी की राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। तो ये सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसके बारे में ये बताता है। अगला अनुच्छेद 325 और 326 पूछ रखा है। ये दोनों हमने करा रखे थे, अभी जो मैच द फॉलोइंग वाला वीडियो कराया था ना, उसकी पीडीएफ ही मैंने आपको दे रखी है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी और जो नोट्स ग्रुप है दोनों में डाल दिया आज सुबह हमने। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 325 देख लेते हैं यहाँ पर। देखो
तो अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और इसके अलावा जो है अनुच्छेद समान मतदाता सूची, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में केवल एक सामान्य मतदाता सूची होगी, यानी कि भाई एक ही सूची बनाएंगे और उसी के आधार पर यहाँ पर क्या होगी, वोटिंग हो जाएगी, है ना। भेदभाव पर रोक, अब ये भेदभाव पर रोक भी लगाता है। किसी भी नागरिक के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने पर अयोग्य नहीं बनाया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं 325 एक मतदाता सूची देता है और उस मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम होता है, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सब लोग इसमें शामिल होंगे और किसी भी जाति या लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं रोका जा सकता। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 325 ये बताता, ठीक है। 326 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार क्या होता है, आपको अच्छे से समझाया था पिछली वाली वीडियो में, कल भी ये प्रश्न आया था। 18+ यानी कि 18+ वाले जो होंगे वही केवल वोटिंग कर सकेंगे और वो तब वोटिंग कर सकेंगे जब जो नियम बना रखे हैं निर्वाचन आयोग ने उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे, यानी कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और देश का ही नागरिक होना चाहिए, कोई नेपाली या करके नहीं यहाँ पर वोटिंग कर पाएगा। ये सारे नियम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब ही आप जो है चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। अगला मताधिकार की पात्रता भी बताता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कानून द्वारा निर्धारित वर्तमान में 18 वर्ष से कम नहीं है और जिसे किसी अन्य आधार जैसे मानसिक अस्वस्थता या अपराध में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वो यहां पर मतदान कर सकता है। ये सारी बातें 325, 326 में बताई गई हैं। यही आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही ऑप्शन हमने सेट किया था कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा एग्जाम में आ रहा वैसा ही आपको जो हम क्लासेस कराते हैं वहां पर मिलता है ना। चलो अगला देखिए, अगला है यूरोप की क्रांति में उस चित्रकार का क्या नाम था जिसने क्रांति का प्रतीक जो पेंटिंग है वो पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, ये प्रश्न हमने आपको यूरोप के राष्ट्रवाद में कराया था। जब ये प्रश्न करा रहे थे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, अरे सर ऐसे प्रश्न थोड़ी आ जाते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है, ये नहीं आएगा। हमने कहा था भैया ये ESB एप्टेक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और देख लो आज सेम टू सेम रखा हुआ मिला है, उनका झंडा भी पूछ रखा है आज और आज पेंटिंग का नाम भी पूछ रखा है। इसलिए आपसे कह रहे थे कि जो 100 प्रश्न हमने आपको दे रखे हैं, 100 MCQ दे रखे हैं PDF में, यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद, वो दोनों पढ़ करके जाना। 100 MCQ दोनों के आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, वहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए तो यूरोप में क्रांति के प्रतीक के रूप में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ठीक है, इसे फ्रांसीसी चित्रकार यूजीन डेला क्रोइट्स के द्वारा 1830 में बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला यूरोप का झंडा पूछ रहे, देखो यूरोप की क्रांति में जर्मनी का झंडा कौन सा था, तो 1848 की यूरोप की उदारवादी क्रांति और बाद में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास के दौरान जर्मनी का जो झंडा था वो काला, लाल और सुनहरा यानी कि तिरंगा था। क्या था, तिरंगा, 3 रंग में था। अब या तो आपको तिरंगा दिया गया होगा या फिर ये तीनों रंग दिए गए होंगे, काला, लाल और सुनहरा, इस रंग में जो है इनका झंडा बना था। अगला पूछा गया है कि जो पश्चिमी भारत में खेतों के पास पेड़ लगा करके खेती करना क्या कहलाता है। ये जैसे खेत है इसके पास में पेड़ लगा दिया और वो पेड़ों पर खेती कर ली, मतलब पेड़ों की खेती कर ली। भाई अब पेड़ लगाएंगे तो किसका पेड़ लगाएंगे, कुछ ऐसे का लगाएंगे जिससे हमें फायदा हो जाए, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कृषि वानिकी कहते हैं। यानी कृषि के साथ में तुम वानिकी भी कर रहे हो। जैसे आम के पेड़ लगा दिए छोटे छोटे, वो होते नहीं कलमी आम के पेड़ लगा दिए तो खेती भी हो गई और मेड़ों पर आम के पेड़ लगा रखे हैं तो आम की भी खेती हो गई, है ना, तो फायदा हो जाता है। तो खेतों के पास से बीच में मेड़ लगाकर खेती करने की पारंपरिक और आधुनिक पद्धति को कृषि वानिकी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसके तहत किसान अपनी मुख्य फसलों के साथ साथ खेत की मेड़ों पर या बीच बीच में फलदार और इमारती लकड़ी के पेड़ लगा देते हैं, सफ़ेदा वगैरह लगा देते हैं ना, सागौन के पेड़ लगा देते हैं, फिर बाद में कटवा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, ध्यान रखना। अगला पूछा गया था फास्टैग का क्या कार्य है। देखते नहीं वो फास्टैग लगा रहता है, भाई अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवा लो, उससे क्या होगा कि जब तुम्हारा टोल टैक्स कटने वाला होगा तो वो अपने आप कट जाएगा, तुम्हें वहाँ पर खड़े होकर के पैसा देना नहीं पड़ेगा, अपने आप फास्टैग से कट जाएगा और समय की बचत हो जाती है। तो देखो फास्टैग का मुख्य कार्य टोल प्लाजा पर बिना रुके डिजिटल तरीके से टोल टैक्स का भुगतान करना है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID की फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछली बार MPSI मेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। हम जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे MP पुलिस के लिए, उसमें MP पुलिस के क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले पूछे गए हैं, फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन रहेंगे, अस्पताल सहायक के क्वेश्चन रहेंगे, MPSI प्री MPSI मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस लेवल पर आपकी हम तैयारी करवाने वाले हैं और उन सब की PDF सामान्य अर्हता परीक्षा के जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उसी ग्रुप में जाएगी, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर होता है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा होता है और टोल से गुजरते ही अपने आप उसमें से पैसे कट जाते हैं। आप लोगों ने देख ही रखा, इसके बारे में बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। चलिए साइंस देखिए, पीयूष ग्रंथि पूछ रखी है। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं,
ये कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया था। तो ये हमारे मस्तिष्क के आधार यानी निचले हिस्से में नाक के ठीक पीछे और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यह स्थित होती है। तो ये एग्जैक्ट इसमें से कुछ ना कुछ दिया होगा, क्या दिए होंगे भाई, मस्तिष्क के आधार के निचले हिस्से में पाई जाती है या फिर नाक के पीछे पाई जाती है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि कोका कोला, नींबू, सिरका, सोडियम में 7 से ज़्यादा pH मान किसका होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। दिए गए पदार्थों में से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का pH मान 7 से अधिक होता है, जो कि लगभग 13 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, पदार्थों के pH मान का विवरण इस प्रकार है। देखो, अगर सोडियम की बात करेंगे 7 से अधिक होगा और 7 से अधिक होते ही ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोका कोला की बात करेंगे 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है भाई। 7 से नीचे देखो बता दें, ये है 7, अगर फिक्स 7 पर है तो ये उदासीन हो जाएगा। जैसे हमारा जल जो है वो उदासीन होता है, फिक्स 7 उसका pH मान होता है। अच्छा, अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जैसे कि NaOH हो गया। अच्छा, अगर 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, जैसे कि HCl हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। तो ये क्षारीयता, अम्लीयता और जो है उदासीनता का ये नंबर होता है, ये नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। नींबू के रस की बात करेंगे 2 से लेकर के 3 के बीच में होता है, ये भी अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ये वाला प्रश्न अभी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, नींबू वाला। सिरका की बात कर लेते हैं। सिरका का कहाँ से होता है, 2.5 से 3.0 के बीच में होता है, ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। केवल NaOH जो था वो केवल क्षारीय था, जिसका मान 13 से 14 के बीच में होता है। अगला देखिए, अर्थिंग का पूछा गया है। विद्युत में बॉडी अर्थिंग का क्या काम होता है, तो भाई ये झटकों से हमारी सुरक्षा करता है ना भाई। अर्थिंग क्यों दी जाती है, जिससे कि अगर हमको करंट लगे भी तो वो अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाए तो व्यक्ति उससे बच जाता है, झटकों से रक्षा हो जाती है। देखिए, तो विद्युत उपकरण में बॉडी अर्थिंग का मुख्य काम उपकरण के धातु वाले हिस्से को सीधे जमीन से जोड़ना है। यदि किसी आंतरिक खराबी से उपकरण की बॉडी में करंट उतर जाता है तो अर्थिंग उस अतिरिक्त करंट को सुरक्षित रूप से धरती में भेज देती है, जिससे उपयोगकर्ता को बिजली का झटका नहीं लगता है। इसलिए अर्थिंग का तार जो है यूज किया जाता है सभी उपकरणों में। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ें। अगला देखिए, NaO2। अच्छा, इसको शेयर करना, आप लोग शेयर जरूर करना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो शेयर कर देना, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो। ठीक है मेरे भाई, नीचे शेयर का बटन होगा इस तरह का, ऐसे तीर वाला, उससे कर देना। देखो, NaO2 और MgO धातु अम्लीय है या क्षारीय है, उदासीन है, ये आपसे पूछा गया। तो Na2O और MgO, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। वे अम्लों के साथ प्रक्रिया करके जो है लवण यानी कि सॉल्ट और पानी बनाते हैं। भाई धातुओं के ऑक्साइड क्या है, देखो सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, इसमें O लगा यानी कि ऑक्साइड हो गए। हमने आपको पहले बता रखा, एक नियम है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं मेरे भाई। तो यही पूछ रखा था, क्षारीय कि अम्लीय है। अगर तुमको नियम पता होगा, तुमने पढ़ा होगा नियम, टॉप 500 वाली जो हमने PDF दी है साइंस की 500 प्रश्नों वाली, उसमें ये नियम भी आपको बता रखा था। अगर उसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे। अगला, मानव गुणसूत्र भैया लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है ना, फिर आज पूछ रखा है। कह रहे हैं कि मानव के वे गुणसूत्र जो लक्षण नहीं दर्शाते हैं, जोड़े में कितने होते हैं। देखो 23 जोड़े हमारे पास में होते हैं, लेकिन 22 जोड़े जो होते हैं वो लक्षण नहीं दर्शाते हैं, यानी कि और जो एक जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। यही ये लक्षण रखता है कि भाई लड़की होगा या फिर लड़का होगा। ये कौन डिफाइन करता है, 23वां गुणसूत्र करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने जोड़े गुणसूत्र हो जाते हैं जो मतलब कि ये दर्शाते नहीं कि सेक्स, मतलब कि ये नहीं दर्शाते हैं, किसी गुणसूत्र के बारे में बताते नहीं है कि भाई ये लड़का होगा लड़की होगी, यानी कि वो लक्षण नहीं दर्शाते हैं। तो 23वां छोड़ दो, 22 जोड़े ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो किसी भी प्रकार के लक्षण को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला, मानव की शुक्राणु शरीर के बाहर क्यों रहते हैं। जो मानव का टेस्टिस है वो टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों रहता है, ये पूछ रखा था। 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो आपको बता देते हैं। भाई टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो मानव के शुक्राणु होते हैं वो एक टेस्टिस में बंद रहते हैं। ठीक है, वो टेस्टिस शरीर के बाहर रहता है ना, इस तरह से शरीर के बाहर रहता है। अब ये बाहर क्यों रहता है, जिससे कि जो ये टेस्टिस होता है इसके लिए स्पेशल, जो शुक्राणु होते हैं ना उनके लिए स्पेशल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये शरीर के एकदम नजदीक आ जाएंगे, ठीक है ना, और जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा तो ये शरीर से दूर हो जाएंगे। ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, इसलिए टेस्टिस में शुक्राणुओं को शरीर से बाहर रखा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। आगे बढ़ें। देखो, जिनको दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ही नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और अधिक उम्र होने पर 17 प्लस होने पर 70 प्लस होने पर ये जरा दृष्टि दोष हो जाता है, यानी ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी ना पास की वस्तु दिखाई देगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, द्विफोकली ये लेंस लगाएंगे। द्विफोकली का मतलब क्या रहेगा, इसमें निकट दृष्टि दोष वाला यानी उत्तल लेंस भी लगा रहेगा और अवतल लेंस दोनों लगा रहेगा, दोनों का मिक्सचर लगा रहेगा, तो दूर की वस्तु भी दिखाई देगी, पास की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, और ये ज्यादातर बुढ़ापे में यह रोग हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं।
चलो हिंदी की ओर चलते हैं। देखो हिंदी में पूछा गया था जो मधुकर भंवरा वाली कहानी है ना, जो कविता है, वहाँ से 5 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे। तो देखो ज़्यादातर जो कविताएं आ रही हैं, जो गद्य खंड पद्य खंड आ रहे हैं, वो आपकी किताब में से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और किताब हमने आपको PDF फॉर्म में दे रखी है नोट्स के साथ में। तो जिन लोगों ने ले रखा है बढ़िया आराम से सारी कहानियाँ, सारी कविताएं अच्छे से पढ़ करके जाओ। राइटर्स के नाम के लिए अलग से हमने 50 प्रश्न दे रखे हैं, 50 राइटर्स के नाम भी दे रखे हैं, पूरे मतलब राइटर को अलग ही हमने कर दिया है, तो वहाँ से भी तुमको फायदा हो जाएगा ना। सब कुछ उपलब्ध है और सब कुछ आपके लिए MP पुलिस में भी उपलब्ध रहेगा ना। तो बिल्कुल कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और सारे आपको नोट्स देने वाले हैं। नेताजी का चश्मा से एक प्रश्न आया था, राम गोविंद भगत से एक प्रश्न आया था, यशोदा में आपसे संधि पूछी गई थी, लेखक का नाम 2 से 3 लेखक के नाम पूछे जा रहे हैं, कारक आया था, बर्तनी शुद्धि, मुहावरे, ये सारे प्रश्न आपको जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं हिंदी में। अब चलो मैथ देखते हैं। तो मैथ में प्रायिकता वाले ताश वाले फेस कार्ड, यानी ताश की प्रायिकता पूछी गई थी और फेस कार्ड का पूछा गया था, 2 प्रश्न पूछे गए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में हमने फेस कार्ड वाले प्रश्न बहुत अच्छे से कराए हैं, देख लेना लास्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में मैथ में नीचे सबसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला एक प्रश्न कौन से आया था, शंकु से आया था। कल माध्य माध्यिका बहुलक नहीं पूछा था, आज पूछ रखा है माध्य और माध्यिका। और आपको पता है माध्य माध्यिका बहुलक का हमने बहुत बढ़िया सा वीडियो आपको बना करके दे दिया है और इसकी PDF भी ग्रुप में डाल दी है। सर्च कर लेना माध्य माध्यिका बहुलक बाय सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, इसकी भी आपको ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है और इसकी PDF आपको ग्रुप में दे रखी है, ठीक है। बेलन का आयतन, प्रायिकता, शंकु आयतन, तो ये सारे प्रश्न जो है, ये सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही आपसे पूछे गए हैं। कहीं बाहर से कोई भी सिलेबस मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कोई भी प्रश्न अब नहीं आ रहा है, ठीक है। एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, AP से एक हो गया, एक प्रश्न गोले के आयतन से पूछा गया था, ठीक है। इस तरह से पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, हमने यूट्यूब पर सर्च करना, नेल्सन मंडेला हिंदी में पढ़ा रखा है ना। इंग्लिश में ये पार्ट है, उसका हिंदी कन्वर्जन कर रखा है, ठीक है। तो और इसकी जो वो है PDF है, वो PDF ही हमने ग्रुप में डाल दिया है। तो आज नेल्सन मंडेला वाली कहानी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का वो हो गया 5 नंबर का जो गद्य खंड आया था। इसके बाद में प्रीपोजिशन के 3 प्रश्न हैं, ऐसे का एक प्रश्न ऐसे से पूछा गया था। ग्रामेटिकल एरर से 3 प्रश्न, नेकलेस वाली कहानी पढ़ा रखी है, 2 प्रश्न नेकलेस वाली कहानी से आए थे। मॉडल्स आया था, एरर आए थे और टाइगर इन द जू से भी 1 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये लेवल रहा है आज के एग्जाम का और ये एनालिसिस रहा है आज के एग्जाम का। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने प्रश्न भेजा उनका क्या कहना है। देखिए देखो ये आज के प्रश्न है, सर आपकी मैराथन से ही पढ़ा था, लास्ट के 5 दिन, केवल 5 दिन उन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। और मैं ही 67.5 रॉ स्कोर बना है, 74 क्वेश्चन सही थे और कुछ क्वेश्चन गलत है। 74 क्वेश्चन इन्होंने सही कर पाए, मात्र 5 दिन हमारे नोट्स पढ़े थे, हमारी मैराथन से तैयारी की थी, ठीक है। आप रियल हीरो हो, अगेन थैंक्स। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे। उसके बाद सर मेरा स्कोर 77 रहा है, ठीक है। इन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे, देखो टाइगर इन द जू, नेल्सन मंडेला, ठीक है। और जो है भुगतान प्रणाली, फास्टैग वाला भेजा था, ठीक है। कॉलम में आए थे यशोदा में कौन सी संधि है, कौन एक गोला आया था, क्वाड्रिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे मेरे भाई। लेंस और दर्पण से आर्टिकल मैच करने के लिए आया था और ये मैच वाली हमारी वीडियो पढ़ गए थे, अच्छे से देख गए थे और इन्होंने नोट्स भी ले रखे थे, तो इनके सारे आर्टिकल वाले क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। बहुत खुश हो रहे थे बताते हुए, ठीक है। एक और यहाँ पर देख लो, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये भी आज का ही है। देखो हेलो सर 70 नंबर आए हैं, सर आपने जो अनुच्छेद कराए थे वो आए थे, ठीक है ना। इनका खुद कहना आप देख लो, हम डेली अलग अलग स्क्रीनशॉट लगाते हैं क्योंकि सब लोग डेली अलग अलग भेजते हैं। हमारा काम ये नहीं कि एक ही स्क्रीनशॉट लगा रखा है वही बार बार दिखा रहे हैं, आप देख लो, खुद देख लो, ठीक है ना। बाकी बाल गोविंद भगत आया था, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग पूछा था, पुरुष के शुक्राणु बाहर क्यों होते हैं, अभी बताया था आपको, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जब बुढ़ापे में हो जाता क्या कहते हैं। बाकी ये सारे प्रश्न जो है यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और देख सकते हैं आप, ये देखिए सर आपकी क्लास से आया था 88 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत हैं। 88 9 गलत है, मान लो कितने हो गए, 3.5 नंबर हो गए इनके काट पीट करके, तब भी इनके नंबर लगभग 85 के आसपास इनके नंबर आ रहे हैं, माइनस मार्किंग के बाद में भी, ठीक है। और ये हमने लाइक भी किया, ये आप देख सकते हो, हमारा स्क्रीनशॉट है ना, नहीं कोई कह रहा है ये तो हमारा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के ये सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं 2026-27 के, भारतीय राज्य व्यवस्था के ये सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, बढ़िया से ग्राफ वगैरह बना करके आपको दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो ये आपका प्राचीन इतिहास हो गया, सब कुछ मिलेगा, प्राचीन इतिहास, कंप्यूटर, MPG के सब कुछ, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, DI वगैरह सब कुछ आपको देंगे। और ये वो ग्रुप है, जो लोग नोट्स लेंगे उनको इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता का ग्रुप बना दिया गया है, इसी में आपको MP पुलिस के भी नोट्स मिल जाएंगे और ये सारे नोट्स इसमें डले हुए हैं। तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले किसी भी दिन आपका अगर एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस WhatsApp नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।